जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम। मैं हूं आलिया। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये मैंने आपको नहीं कहा, ये मैंने कहा है आईएमएफ को। वैसे तो हम आपको भी कह सकते हैं, व्यूअर्स भी जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज कर सकता है अपने एंकर्स के साथ, उनके चैनल्स के साथ। लेकिन इस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ आईएमएफ के लिए। इसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने एक ऐसी कंडीशन रख दी थी जिस पे मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि पाकिस्तान में ये हो। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये मंडे नहीं चढ़ता, बेल ये मंडे नहीं चढ़ेगी। लेकिन भाई आईएमएफ ने वो करके दिखा दिया, हुस्न करिश्मा साज ने वो करके दिखा दिया है। और वो क्या है कि कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान के जितने भी 17 से 22 ग्रेड तक के ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, उन सब के एसेट्स जो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं वो सब पब्लिक किए जाएं, हमें बताया जाए, सबमिट करवाए जाएं और सबको बताया जाए। तो वो बात मान ली गई है और हुकूमत ने ये बात मान ली है। और बल्कि मैंने इसके ऊपर कहा भी था कि सबको मिलकर जोर देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि ये कंडीशन एक्सेप्ट करें, कोई और चारा भी तो नहीं। क्या करेंगे फिर? क्या आप सब मिल के एड़ी चोटी का जोर लगा के, मैंने कहा था ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवा देंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन वो मानना पड़ा है। और अब ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ की शर्त के तहत 17 से 22 ग्रेड के जितने भी हैं उन सब की लिए एसेट्स दिखाने के लिए रूल्स तैयार कर लिए गए हैं। एफबीआर ने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है और जो डिटेल्स हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दी हैं। और इस सिलसिले में तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं वो इदारों को भी शेयर की जाएंगी, जितने भी इदारे हैं यहाँ पर। और ना सिर्फ ये कि जो ऑफिसर्स हैं वो, बल्कि उनके अहल खाना, उनका जो ख़ानदान है। क्योंकि हमने ये देखा कि ख़ुद अपने नाम पर नहीं करते तो बीवियों के नाम पर कितनी कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी औलाद के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके भी जो गोशवारे, उनके भी जो सारा डेटा है वो भी सामने लाया जाएगा। तो हेड्स ऑफ, बहुत कमाल की बात करवा दी एक आईएमएफ ने हमारे लिए। और उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी सामने आएंगे। तो अब देखिएगा कैसे आप इंडोरा बॉक्स खुलते हैं। अभी ये ज़रा सारी डिटेल्स हमारे सामने आने दें, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सूरमा यहाँ पर बैठा हुआ है और क्या होता है, पर्दे के पीछे हो क्या क्या रहा है। ये अब सब सामने आएगा तो फिर आप देखिएगा कैसा एक मेगा, आप इसको इशू कह लें, स्कैंडल कह लें, ये बनेगा। इस खबर के बाद मेरे पास एक और पॉजिटिव न्यूज़ मौजूद है। आप कहते हैं ना कि जनाब कभी पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी दे दिया करें। देखिए, एक तो मैंने आपको दे दी है, आईएमएफ ने क्या कमाल कर दिखाया है। दूसरी एक और न्यूज़ भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद फिर मैं ऐसी खबर पर बात करूंगी कि लग पता जाएगा। दो दो हाथ करने हैं मैंने आज। लेकिन पहले हम ये ज़रा, एक अच्छी खबर और भी है जनाब। एक साहब हैं, उनका नाम है हाजिम बगवार, और वो बहुत वायरल हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, और ख़ासतौर पे ट्विटर पे, फिर इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब उनका जो गेटअप है वो एक आम डगर से थोड़ा सा हट कर है, यानी जैसे यहाँ के मर्द हजरात मूछे शूछे, बड़ी मर्दाना टाइप, माचो टाइप एक पर्सनालिटी होती है, वैसे वो नहीं है। वो हैं बड़े, बहुत गुड लुकिंग और बहुत यानी मर्दाना टाइप भी हैं, लेकिन उनका एक हट के है ज़रा गेटअप। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह के गेटअप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये ज़रा यहाँ पर कुछ टैबूज मौजूद हैं अभी तक, जिनको तोड़ा नहीं जा सका, और पता नहीं कब तक जो है वो उन पर काबू पाया जा सका। दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा कि अमेरिका ने तो अभी बल्कि कुछ दिन पहले ऐसा ये कानून बनाया है। अच्छा, अब क्योंकि जो हाजिम बगवार हैं उनका एक गेटअप ऐसा है कि वो बड़े ही एक मॉडल नज़र आते हैं, एक एक्टर नज़र आते हैं। मैंने कहा ये कोई मॉडल है, कोई सेलिब्रिटी इस टाइप की है? तो पता ये चला कि वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं नॉर्थ नाजिमाबाद के, और वो अपने ये वाले शौक भी जारी रखते हैं। यानी उन्होंने जिस तरह का अपने आप को ड्रेसअप करना है वो करते हैं, और उसी तरीके से वो कराची में फिरते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, हाजिम बगवार एक हाईली क्वालिफाइड, फॉरेन क्वालिफाइड बंदा है। यानी जब मैंने उनकी सारी बायोग्राफी देखी तो मुझे पता ये चला कि उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। उनके पास तमाम अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि वो वहीं पर रहते और अपनी शानदार ज़िंदगी गुजारते, जहाँ पर उनको कोई रोक टोक ना होता, कोई मसला ही ना होता। लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर वो एज ए असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसमें एक और बड़ी पॉजिटिव या अच्छाई की बात ये कि वो जिस जगह, कराची में जिस सर्कल में वो मौजूद हैं, और वो बड़े आराम से धड़ल्ले से उसी तरीके से फिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो जॉगिंग का लिबास भी उन्होंने पहना हुआ है, और तरह के, जैसे कि यहाँ पर आमतौर पे कपड़े नहीं पहने जाते। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी, ये भी हैं। फिर हल्का हल्का उनको जब वो आते हैं उस पर, जैसे वो एक प्रोग्राम मैंने उनका देखा, क्योंकि वो सिंगर भी हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ, सिंगर ऐसे हैं कि उन्होंने कई आउट क्लास सॉन्ग्स लिखे भी हैं, ठीक है, लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हैं, और बहुत बड़े बड़े कोई बाहर के आर्टिस्ट हैं जिनके लिए उन्होंने वो लिखे हैं, और ख़ुद भी वो गाते हैं। वो कि मैंने सुना कोई इतना ज़्यादा
जो है वो प्रोफेशनल, बहुत ही कोई राहत फ़तेह अली ख़ान वाला गाना नहीं है उनका, लेकिन अच्छा गाते हैं और उनका ये शौक़ है। तो एक वो कर रहे थे कि जैसे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, मेरा ख्याल है कि वोग पे चलता है या कहीं और एक चैनल पे चलता है वो, जिसमें दुनिया की सेलिब्रिटीज़, जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ है, वही बताती हैं कि उनके बैग में क्या क्या कुछ है। तो उन्होंने अपने लिए प्रोग्राम किया कि मेरे बैग में क्या है। तो मैंने उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीज़ें देखी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं इसको इसलिए ले रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि उसको बाहर, उस बंदे को थी, वो वहाँ से नहीं आया, पाकिस्तान वापस आया है। लोग यहाँ से वहाँ पर जाकर जो है वो करते हैं, वो वहाँ की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पर आया सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे, और फिर इसने ये नहीं किया कि डर के मारे जो है वो कहे नहीं भाई यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो। उसने कहा मैं इसी तरह रहूँगा और करके दिखाऊँगा। तो बल्कि मैंने देखा कि कहीं पर उनके किसी अकाउंट पर लिखा हुआ है प्लेइंग विद फायर, तो शायद वो ये ऐसा समझते हो कि वो ऐसा करें कि इसका यही मतलब, आई हैव नो आइडिया। तो ये जनाब, चलें हम बल्कि तारीफ़ करते हैं वहाँ पर कराची के उन लोगों की और उस सर्कल की, उस सोसाइटी भी की भी, कि जो उनको बड़े आराम से, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, उन पे उंगली नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कह रहे। बहरहाल अब मैं ये भी देख रही थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उनको, उनकी तस्वीरें शेयर करवा रहे हैं, तो अब आप देखिएगा ये बात जो है मौलवी तक पहुँच चुकी है, पहुँच गई ना, यानी मुल्ला ने तो जांच लिया है, पाकिस्तान का असिस्टेंट कमिश्नर किसी इलाके का ऐसा, इसको तो अब हम बताते हैं। तो इसलिए मैं कहती थी कि प्लीज़ उनको छोड़ दें, वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें, करने दें। इतना कमाल का काम कर रहे हैं, इतना हाईली क्वालिफाइड हैं। इसमें एक ख़राबी ये है कि अब मौलवी जो है वो उठ खड़ा होगा इस बात पर कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, जहाँ मौलवी की जब हमने बात की तो मैंने आपको कहा था कि एक खबर है जो मैं आखिर में उस पर बात करूँगी, इसलिए कि मैंने कहा चलें, बात ये है कि कराची में ही, ये भी कराची की खबर है लेकिन बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, बहुत ख़राब खबर है। और हुआ कुछ यूँ है कि कराची में एक अहमदिया हॉल या अहमदिया मस्जिद पर हमला किया गया है, और उस अहमदिया मस्जिद पर ज़रा ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है वो TLP के वर्कर्स हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अहमदिया मॉस्क पर चढ़ के वहाँ पर उसके मीनार तोड़े हैं, और वो हथौड़ों से और औजारों से वो मीनार तोड़े हैं, और उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है और अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये किस किस्म के मुसलमान हैं आप? दिस इज़ अनबिलीवेबल। और ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी इतने हमले होते हैं। पूरा एक डेटा मौजूद है कि जिस तवातुर कॉन्टीन्यूसली अहमदीस की इबादत गाहों पर आप हमले करते हैं और इस तरीके से वहाँ पर उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, और कितने कत्ल भी हो चुके हैं। तो कराची जैसे शहर में, हाँ, जिसको पॉलिटिकल सिटी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पे तारीकी तो ना फैलाएं। रोशनियों के शहर में ये तारीकी आप मत फैलाएं प्लीज़। और उनको ये करने की कैसे दिया, मैंने यही लिखा ट्वीट में भी, मैंने कहा कि ये इजाज़त इनको कैसे दी। अच्छा, फिर पता ही चला, चलें हम इसको इस एंगल से भी ले लेते हैं कि ये जो है मामला अदालत में पहुँचा था और ये अदालत का ऑर्डर था। अब इसके ऊपर फिर मैं ये नहीं बात करना चाहूँगी अदालत का ऑर्डर गलत था या सही था, मेरे नज़दीक गलत था, लेकिन क्योंकि फिर बात पहुँचेगी कॉन्स्टिट्यूशन तक कि जी ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह लिखा, ये और बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी उस पर, तो फिर मैं 4 घंटे भी प्रोग्राम कर लूँगी और बोलूँगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, अदालत का ऑर्डर था तो अदालत ने ये काम आके क्यों नहीं किया, या अदालत उनको कहती और वो खुद ये काम करते। आप कैसे गुंडों की तरह, बदमाशों की तरह और इस तरीके से ये दादागिरी कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं कि आप चढ़ें किसी के मस्जिद पर, किसी की इबादत गाह पर, और आप उसको हथौड़ों से तोड़ना शुरू कर दें। हाँ, कोई आएगा आपके उस पर तो क्या होगा। इसमें एक और बात भी है, ये बात जो कही जाती है, अब ये थोड़ी सी हट कर है लेकिन मैं फिर भी करना चाहती हूँ। जब मैंने ये पोस्ट की और मैंने इसको शेयर करवाया सोशल मीडिया पर, तो बहुत शुक्रिया। और भाई कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं ऐसे जो ऐसी बातों को समझते हैं और वो कहते, कंडेम करते हैं आके, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे जिन्होंने वो गालम गलूच की मेरे ऊपर और मुझे क्या क्या कुछ ने कहा, तुम कादानी हो और तुम तो बल्कि गालियां दे दे के कि तुम इसके ये हो, तुम इसकी बच्ची हो, तुम इसका हो, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कहा गया है, धमकियाँ इतनी दी गई हैं उसके ऊपर मुझे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि जब आप ये कुछ मीनार की जब आप बात करते हैं ना, तो आप कहेंगे ये तो कानून है। ये जो मीनार का मामला है ना, मीनारेट्स बिल्डिंग्स पर, तो ये जो आर्किटेक्चर है ये आज का नहीं है, और ये किसी एक फ़िरके के साथ, एक रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि सिर्फ आपकी मस्जिद के ही मीनार हो सकते हैं। आप ज़रा सिखों का जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पर जाकर देखिए, उनके भी मीनार होते हैं। आप
इसके अलावा भी क्रिश्चियंस के बहुत सारे टॉम्स ऐसे होते हैं जिनके मीनार हैं। मीनारेट्स सिर्फ आपकी जागीर नहीं है। तो फिर खैर, अब मेरा ख्याल है कि ये बात जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म करती हूँ। मैंने कहा ना कि इस डिबेट पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि क्यों अपने मुल्क का इतना बुरा इमेज आप पेश करते हैं पूरी दुनिया में। क्यों आप लोगों को सांस लेने की आज़ादी नहीं देते। क्यों आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से इबादत करने की इजाज़त नहीं देते। ये जो मुल्लाइज़्म है और ख़ास तौर पर ये इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, ये जब तक हुकूमत इनको नहीं रोकेगी ये नहीं रुकेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये बात हो रही है TLP की, तो मैं ख़त्म पता किसी एक और बात पर करूँगी। मसला क्या है? मसला ये कि हमारा जो हल है ना, वो इन मुल्लाओं ने बताया है। क्योंकि मैं देख रही थी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आप चाहते ना पाकिस्तान की मुश्किलात का हल, आपको बस एक काम करना पड़ेगा। एक काम आप कर गुजरे हो जाएगा। आप अपने लेफ्ट हैंड में आपका जो ये एटॉमिक एसेट्स हैं इसके आप बॉक्स पकड़ लें, इसका ब्रीफ केस आप हाथ में ले लें जिसमें कोड होता है, और आप सारी कैबिनेट को साथ लें अपने, और आप सफ़र पे निकल पड़े। अब आपने जाना कौन से मुल्क में? स्वीडन में है। और एक हाथ में आप कुरान पकड़ लें, राइट हैंड में पकड़ना है आपने कुरान। स्वीडन पहुंच जाए आप। अब वहाँ पे जाके करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं नहीं बता रही, मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाऊंगी। जनाब, ये जो साद रिजवी साहब है ना, खादिम रिजवी के साहबजादे, जो अब TLP के रूहे रवा हैं, और उनको चलाने वाले भी बहुत सारे और हैं। वो तो आप जानते हैं ना सारा सब कुछ, उस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, ठीक है। तो उनकी एक तकरीर चल रही है, ज़रा देख लीजिए। ये हमारे मसाइल का हल है। ये है असल में हम क्यों, उन्होंने कहा आप क्या भीख मांगते फिर रहे हैं? भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर, देखो ज़रा इसको, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को, ये सब सियासतदानों को, दुनिया में जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हर जगह पे जा जाके। भाई क्यों? उनके वाले साहब ने कहा था ना कि लो फिर आया जे गौरी, तो देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि लो फिर आया जे। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। या